नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं और बेहतर हैं। आइए सभी लोग जुड़िए एक बार फटाफट। आइए सभी लोग आइए। कैसे हैं भैया। कैसे हो भैया सभी लोग। आइए सभी लोग भैया, सब लोग एक बार क्लास को शेयर करो बाबू। देखो, स्टैटिक जीके की जो एक समस्या है और उसको सुलझाने का अब लगभग समय आ गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे ये समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो सकती है। वरना फिर वही बात है कि भैया रटते रहो, रटते रटते आपका ये काम चलेगा। ठीक है, आप लगातार रटते रहोगे, रटने से कोई बात भी बनने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सुप्रभात जी, सुप्रभात। आओ सभी लोग एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लॉरेंस बिश्नोई, अरे भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैं, नमस्ते। हमें कल वो देख रहे थे रील, एक बच्चा कह रहा था कि फेवरेट हीरो कौन है, कि जी सलमान खान। कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कि लॉरेंस बिश्नोई। अरे भाई वाह, कमाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज बहुत ध्यान से समझो। स्टैटिक जीके को लेकर लगभग हर बच्चे का प्रश्न है। हर बच्चे का यह प्रश्न है कि जी क्या होगा, इसमें कैसे होगा। काफी सर्वे करने के बाद और बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैंने एक चीज जो बहुत शिद्दत से महसूस की, मैंने ये पाया कि भाई कहीं ना कहीं इसकी रणनीति में कमी है। इसको पढ़ने का जो तरीका बच्चों ने बना रखा है वो गड़बड़ है। इसमें गलती ना बच्चों की है। भाई बच्चों की गलती तो इसलिए नहीं है ना कि भाई बच्चों की गलती तब होनी चाहिए कि जब आप ये समझें कि भाई कि सर हमें तो ऐसा ही बताया गया था, और हमें सर जब ऐसा ही बताया गया तो उसमें फिर हम क्या करें। ठीक है, देखो एक चीज आप समझो। एक बार आप सिलेबस पर गौर फरमाइए। स्टैटिक जीके का सिलेबस पर गौर नहीं फरमा सकते तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। कहीं आपको डांस पूछेगा, कहीं आपको उसके कोई स्टेट का डांस पूछेगा, मेला पूछेगा, फेस्टिवल पूछेगा, कोई कलाकार पूछेगा, राज्यपाल पूछेगा, मुख्यमंत्री पूछेगा, वहां का जो है ऑफिशियल पशु क्या है, ऑफिशियल पक्षी क्या है ना, या फिर पूरी दुनिया की संस्थाएं पूछेगा, और उसको जोड़ता है करंट अफेयर से। बात को समझिए मेरी एक बार, कि मान लीजिए एक तरीका तो यह है कि इन सबको हम अलग अलग पढ़ें कि भाई पूरी भारत के मेले, पूरे भारत के उत्सव, पूरे भारत के डांस, पूरे भारत के कलाकार, या फिर क्यों ना हम एक ऐसा तरीका निकालें जो एक सारगर्भित है। सारगर्भित समझते हो। सारगर्भित होने का तरीका है कि एक ऐसा तरीका जिसमें सब कुछ शामिल है। क्या शामिल है सब कुछ? जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई मान लें आज जैसे हमने टॉपिक बताया लद्दाख, राहुल, अगर हम लद्दाख के बारे में ये सब चीजें चलाने की कोशिश करें कि जो है लद्दाख क्या है, लद्दाख में क्या मेले लगते हैं, लद्दाख में क्या उत्सव होते हैं, लद्दाख कैसा दिखता है, लद्दाख की क्या अच्छी बात है, लद्दाख को जानने की कोशिश करें, तो आपको नहीं लगता कि ये जो समस्या अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड की हुई है, बिना बात के पेज बनाए हुए हैं, बिना बात की किताब की मोटाई बढ़ाई हुई है, वो खत्म हो सकती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने एक राज्य को देखा। हम एक राज्य को देखा, जैसे कि आज की हमारी क्लास का विषय भी है, जैसे हम लद्दाख की बात करें। किसकी बात करें? लद्दाख की। हम भारत के सभी राज्यों को ऐसे कवर करने वाले हैं। हम एक चीज ये मान लें कि भाई लद्दाख का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखें। हम क्या देखें? लद्दाख का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखें। नई बात समझ में आई कि भाई लद्दाख कहां है, कैसे पड़ता है। एक बात तो ये हुई, ठीक है। दूसरा, हम लद्दाख की कल्चर देख लें। यहीं पर लद्दाख की कल्चर देखें। अरे यूट्यूब पे व्लॉग भी तो देखते ही हो तुम। दुनिया जो टूर लेके जाती है, कार पे जाता है, कोई मोटरसाइकिल पे जाता है और कहता है कि देखो मैं लद्दाख घूमने आया हूं, मैं जम्मू कश्मीर। एक मिनट के लिए आप स्टैटिक जीके को लद्दाख का टूर मान लो, और यहां पे मान लो कल्चर आ जाए, यहीं पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है वो निकल कर आ जाए,
यहीं पर इसकी जलवायु एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पर निकल कर आ जाए कि भैया इसकी जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसी है। और जब आप कल्चर की बात करें, यहीं पर देखें इसके उत्सव, क्या फेस्टिवल यहां मनाए जाते हैं, यहीं पर इसके डांस देखें, यहीं पर देखें कि यहां पर कौन से फूड्स खाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक दर्शन करने के माध्यम से हम स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं? बताओ, मेरी बात का तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा, मेरे साथ साथ बात करो, मुझे मेरी बात का लगातार उत्तर दो आप। आपको नहीं लगता कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये ज्यादा सटीक रहेगा? मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार क्या होता है कि जैसे आर्ट एंड कल्चर हुआ, मान लो आप किसी सब्जेक्ट को लें, उसमें आर्ट एंड कल्चर, अरे तो राजा महाराजा के साथ ही बताओगे ना उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने कौन से महल बनवाए, या राजा अलग होगा, महल अलग होंगे, राजा के दरबार में लगने वाले मंत्री अलग होंगे, ऐसा कहीं सुना है क्या आज तक? कभी नहीं। आप एक सेकंड के लिए यह मानिए कि यह क्लास स्टैटिक जीके की होने के साथ साथ क्या चलकर आ रही है कि एक बार हम लद्दाख के दर्शन कर लें, यहीं पर हम देख लेंगे कि भैया कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, और लद्दाख के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या करंट अफेयर्स रहे हैं। बताइए क्या करंट अफेयर्स रहे हैं। अब मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताओ, ये जो रणनीति है इसके बाद क्या बचता है पेपर में भैया? इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। एक मिनट के लिए आप क्या मानो, एक मिनट के लिए तुम ये मान के चलो ना कि साहब हम स्टैटिक जीके क्या करें, हम एक बार सर अपने भारत को जानना चाह रहे हैं, अपने भारत को हम जानने के सीरीज में, अपने भारत को जानने के क्रम में हम इन सब बातों को जान लेते हैं और हो गया स्टैटिक जीके। काहे इतना सब किया हुआ है कि भारत के उत्सव, भारत के डांस, भारत के खाना, भारत के राज्य, भैया पागल वागल हो गए क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि इस तरीके से बता दो कि एक ऐसा लगे बच्चे को कि नहीं भाई सब ठीक है, हमारे सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है जितेश जी, हम यहां पर अपने करंट अफेयर्स के उसके स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग हम यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना पड़ेगा और इसी में से क्वेश्चन आना है। तरीका नया है, रणनीति सटीक है ना। डैम, लेक, ये सब ज्योग्राफी में आता है ना, जैसे नेशनल पार्क बता दिया, यहां पर डैम बता दिए, यहां पर लेक्स बता दी, है ना, यहां पर बता दिए कि भैया वेटलैंड कौन से हैं, वेटलैंड्स। अब तुम देखो कि जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों से लगातार सवाल आ रहा है, ऐसा कोई पेपर नहीं है छोटी आर्द्र भूमि, बड़ी आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स की संख्या, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, एक एक राज्य और उसका पोस्टमार्टम। इट इज द जस्ट ओनली सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिक जीके। कोई भी सवाल के माध्यम से करा लो, कैसे करा लो, तुम्हारा बेड़ा नहीं पार होगा, जिसका बेड़ा पार होता हो उसका हो जाए, तुम्हारा तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ में आई? बच्चों के दिमाग में जो ये चीजें बैठ गई है ना कि 10 सवाल करेंगे मजा आ जाएगा, नहीं आएगा मजा, पेपर नहीं होगा आपसे। स्टैटिक जीके, मैं लगभग अगर 100 बच्चों से बात करूं तो 100 बच्चों में से 70 बच्चे स्टैटिक जीके को लेकर परेशान है। गुरुजी स्टैटिक जीके का क्या होगा, गुरुजी स्टैटिक जीके क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, तुम करना ही नहीं चाह रहे। तुमने थोड़ा सा, हाँ सीजीएल, अरे स्टैटिक जीके कहीं भी आए, है ना, ये तो जीके है, ये तो सब जगह आती है, ऐसे कोई पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं आएगी। कोई आए या ना आए, कुछ आए या ना आए, भैया स्टैटिक जीके जरूर आनी है। इस चीज को आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझिए, आज नोट्स बनाइए, नोट्स बना के देखना कि भाई क्या सिचुएशन हमारी। तुम कहोगे कि नहीं नहीं सर, दैट इज द बेस्ट थिंग, ये सबसे बेस्ट चीज थी जो हमारे सामने निकल कर आई है, हमें ऐसा ही पढ़ना चाहिए था यार। तेरा फौजी तेरा, आइए आप सभी, लेकिन सबसे पहले एक बार आप सभी लोग इस क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर करो। ठीक है, चलिए आज, है ना, चलें, चलो साहब। मेरे प्यारे साथियों, आज का जिस राज्य की हम बात करने जा रहे हैं, भारत दर्शन का अर्थ है, भारत दर्शन का अर्थ आपको पूरे भारत में घुमाना, साथ में इस बात को घुमाना कि भैया पूरे स्टैटिक जीके के तुमसे क्या सवाल बनते हैं। मैं तुम्हें ऐसा ही पूरा भारत घुमाने वाला हूं। इस पूरे भारत घुमाने के क्रम में मैं आज आपको एक राज्य की तरफ लेकर चलूंगा जिसका अर्थ है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। मेरे पीछे आप नक्शा देख रहे हो, लेकिन नक्शा मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का समय इसमें क्लास शुरू करने में लग भी गया। आज ऐसी अजीब बात हुई कि आज हम फोन घर छोड़ा है अपना इसीलिए बच्चे के सर क्या हो रहा है, वो मेरे को थोड़ा सा निकालना पड़ा, मुझे लगा कि बच्चों को समझाने के लिए वो जरूरी है। हमारा फोन यार घर रह गया आज। ठीक है,
ऐसे आदमी हम बताओ फोन घर छोड़ाते हैं। ठीक है बाबू, तो हम एक एक राज्य को यहां कर देखने वाले हैं। उसमें हम उत्तर से शुरू करेंगे। एक राज्य है हमारा लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। काफी चर्चाओं में रहता है, शानदार स्टेट है। हेडिंग डालिए आप लद्दाख। ये यूनियन टेरिटरी है या स्टेट? ये एक यूनियन टेरिटरी है। हेडिंग डालिए द लद्दाख स्टेट, लद्दाख राज्य। वो सारी बातें, इतनी बेहतरीन बातें बताऊंगा, तुम्हें सुन के मजा आएगा। देखो, आई विल क्रिएट द इंटरेस्ट एंड यू विल फोल्डिंग द पेपर, है ना। मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा करूंगा स्टैटिक जीके में, तुम पेपर को रगड़ के आओगे उसी इंटरेस्ट से। अगर मैं तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाया तो पेपर तो नहीं होने वाला। ठीक है, सोनम वांगचुक, अब वही आ गया ना। अगर मान लो यहां पर सोनम वांगचुक का जिक्र हम ना करें तो बिना सोनम वांगचुक का जिक्र करे हुए ये बात पूरी हो जाएगी। चलो आइए साहब, आइए हम सबसे पहले जिस राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो राज्य है लद्दाख राज्य है। कौन सा? राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। फटाफट से क्लास को इस लेवल पर शेयर कर दो, सब तक पहुंचाओ और बताओ। अभी तुम देखोगे कि देखो ये है स्टैटिक जीके के पढ़ने का तरीका, और कोई तरीका स्टैटिक जीके को पढ़ने का नहीं है। आइए साहब, चलिए, हमारा पहला राज्य नॉट्स वॉइस जैसी हमारी परंपरा है ना, लद्दाख राज्य है। कौन सा? लद्दाख राज्य। कौन सा राज्य? लद्दाख राज्य या लद्दाख संघ शासित प्रदेश। लद्दाख संघ शासित प्रदेश, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूटी, लद्दाख यूटी। नोट्स नहीं बनाओगे मात खा जाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे मात खा जाओगे। ठीक है, ये समझ लेना। चलिए साहब, लद्दाख, सबसे पहले आप देखिए लद्दाख है क्या। आप भारत के नक्शे पे देख रहे हो, ये लद्दाख है। मैंने जो तुम्हें ये लद्दाख दिखाया है, ये वो लद्दाख है जो हमारा लद्दाख। अभी कोई कब्जा करके बैठ जाए तो उसको मारेंगे, रगड़ देंगे उसको। इस तरफ हालांकि चीन घुसा हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान घुसा हुआ है, बट ना हम चीन के कब्जे को वैलिड करते हैं ना हम पाकिस्तान के कब्जे को। हमारा लद्दाख पूरा लद्दाख है। ठीक है, हमारा लद्दाख क्या है? पूरा लद्दाख है। लेकिन फिर भी मैं, ये वास्तविक लद्दाख है, लेकिन हम एक्चुअल कंट्रोल वाला लद्दाख मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां है लद्दाख? याद रखिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। यह एक संघ शासित प्रदेश है। यह एक संघ शासित प्रदेश है। इट इज ए यूनियन टेरिटरी। यह एक संघ शासित प्रदेश, यह एक यूटी है। इट इज ए यूनियन टेरिटरी। इट इज ए यूनियन टेरिटरी। मैं जो प्रश्न पूछूं, आपको या तो प्रश्नों के उत्तर देने नहीं आते हैं तो भी आपको बताएं सर, मैं बताता चलूंगा। ठीक है, इट इज ए यूनियन टेरिटरी। ये एक यूनियन टेरिटरी है। एक बार मैप पर देखिए कहां है संघ शासित, ये भारत का संघ शासित प्रदेश किस तरफ लोकेटेड है। ये रहा, ये भारत का नक्शा हुआ, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये यहां पर अक्साई चीन है जो चीन ने कब्जाया है, और ये जो है यहां पर इस तरीके से ये लद्दाख पड़ता है। ये रहा लद्दाख। ये जो राज्य है, इस राज्य को देखिए, ये रहा वो स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज लद्दाख। ठीक है, ये क्या है बाबू? ये लद्दाख राज्य है। लद्दाख, इसी लद्दाख राज्य की सीमा बनाता है वो क्षेत्र जो 1962 में चाइना ने कब्जा किया, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं। अभी समझौता हुआ है? अभी समझौता हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, इसके इस एक तरफ लगा हुआ है जम्मू कश्मीर। वो भी एक संघ शासित प्रदेश है, लेकिन वो एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें अब विधानसभा है ना। ये J&K है। ये कौन सा रहा? दैट इज J&K। और इस तरफ ये जो क्षेत्र बना, दैट इज POK। कौन सा है? पहले तो क्लियर रखो कि चीजें हैं कहां पर। यही पढ़ने का एक सही सटीक तरीका भी है। इसको देखिए यहां पर, ये रहा, दैट इज POK, जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान भी कहते हैं, POK। और ये रहा जम्मू कश्मीर। कौन सा रहा? दैट इज जम्मू कश्मीर। अब मैं जो समझाना, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है। कमेंट करके बताइए जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, और वो किस पार्टी से हैं। ये एक संघ शासित प्रदेश है। इसकी जो बाउंड्री है,
इसकी बाउंड्री कहां कहां से टच होती है, इसकी बाउंड्री कहां कहां से टच होती है, आपको कमेंट करके बताना है कि सर इसकी बाउंड्री टच होती है पीओके से, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। कहां से? उमर अब्दुल्ला हैं, कहां से हैं? इसकी बाउंड्री टच होती है पीओके से, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, और एक बाउंड्री टच होती है हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से इसकी बाउंड्री टच होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो वर्ड है लद्दाख, द वर्ड लद्दाख केम फ्रॉम द वर्ड ला डगवास। ला डगवास का अर्थ होता है, ला डगवास का अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि, है ना, द लैंड ऑफ पासिस। लद्दाख शब्द का अर्थ है, लद्दाख शब्द का क्या अर्थ होता है? लद्दाख का अर्थ है, ला डगवास से ये शब्द आया है ना, किससे? ला डगवास। ला डगवास का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों एक ऐसी भूमि जो ऊंचे दर्रों की है। यहां पर दर्रे बहुत हैं, है ना, दर्रों की भूमि, ऊंचे दर्रों की भूमि, ऊंचे दर्रों की भूमि। द लैंड ऑफ पासिस, द लैंड ऑफ पासिस का अर्थ होता है लद्दाख, द लैंड ऑफ पासिस। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब आगे देखिए कहां कहां फैला है ये, किस किस के बीच में है। बेटा ऊपर जाती हैं इसके कराकोरम रेंज और नीचे आता है ग्रेट हिमालय। क्या है ग्रेट हिमालय? ग्रेट हिमालय हिमालय का वो हिस्सा है जिसमें हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां मौजूद हैं, उस क्षेत्र को ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो ऊपर है कौन सी रेंज? ऊपर है मेरे भाई कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज से लेकर ग्रेट हिमालय के बीच में लद्दाख फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, यह बात समझ में आई? कहां कहां इसका विस्तार है, इसका एक्सपेंशन देखिए, इसका एक्सपेंशन देखना है आपको। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कहां कहां है मेरे प्यारे साथियों? ऊपर में पड़ता है कराकोरम रेंज। कौन सी रेंज है? ऊपर में कराकोरम रेंज है और नीचे पड़ती हैं ग्रेट हिमालयाज। कौन सी हैं? ग्रेट हिमालयाज के बीच में पड़ता है क्या? कराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में लद्दाख मौजूद है। यहां मौजूद है सरकार लद्दाख, लद्दाख यहां पर है, लद्दाख। और ऊपर कौन सी रेंज हुई? ऊपर ये रेंज हुई, इन रेंजेस का नाम है दैट इज कराकोरम। ऊपर इन रेंजेस का नाम है साहब ग्रेट हिमालय। कराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में सारी बातों पे आऊंगा, एक मिनट के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए बस। पहले ऊपर कौन सी रेंज हुई सरकार? ऊपर रेंज हुई काराकोरम रेंज। कौन सी है? काराकोरम। एक प्रश्न ये भी आया था कि काराकोरम का क्या अर्थ होता है? काराकोरम का अर्थ होता है काले रंग की बजरी। क्या अर्थ होता है? काले रंग की बजरी। और ये है ग्रेट हिमालय। कौन सा है? दैट इज ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में ये लद्दाख मौजूद है। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच, लद्दाख के बीच में मौजूद है। अब आगे देखिए यहां की जलवायु कैसी है यह भी याद रखना। लद्दाख की जो जलवायु है, लद्दाख की जो जलवायु है एक तो कोल्ड है और ड्राई है। क्या है? कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई। इसकी जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु है कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई इसकी जलवायु है। इसको याद रखिएगा। ठंडी और शुष्क जलवायु का क्षेत्र है लद्दाख। कौन सा है? ठंडी और शुष्क जलवायु का क्षेत्र, ठंडी और शुष्क जलवायु। कराकोरम आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठंडी और शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, शुष्क जलवायु। मेरे प्यारे साथियों कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। कब बना? कब बना? आपको पता होगी कि जम्मू, ये जो लद्दाख है, ये लद्दाख पहले पार्ट था J&K का। किसका पार्ट था? ये लद्दाख पहले J&K का पार्ट था। बाद में भारत सरकार ने आई थिंक 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राज्यसभा में एक बिल लेकर आए और उस बिल के माध्यम से उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। 2 यूनियन टेरिटरी में बांटने के बाद लद्दाख भी एक यूटी बन गया और 31 अक्टूबर 2019 को ये एक यूटी के रूप में सामने आता है। किसके रूप में? कौन से नंबर का यूटी बना था? कैन यू कमेंट? कब बना? 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2019 को 2019 में 9वां संघ शासित प्रदेश बना। ठीक है, समझे, क्या बना? 9th यूनियन टेरिटरी। ठीक है, को एक यूनियन टेरिटरी बना, एक यूटी बना। हाँ सॉरी, 8वां क्या बना? एक यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, किससे? जे एंड के से अलग कर कर, जे एंड के से अलग। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो लद्दाख है, इस लद्दाख, चूंकि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, यूनियन टेरिटरी में होते हैं राज्यपाल। क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एलजी। कमेंट करके बताइए यहां के एलजी कौन है। यूनियन टेरिटरी में जिनमें विधानसभा, हालांकि जैसे दिल्ली में विधानसभा है, अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा है ना, तो कमेंट करके बताइए कि यहां के राज्यपाल कौन थे। यहां पे एलजी होते हैं। क्या होते हैं? एलजी होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो देखिए यहां पर जो आबादी है, यहां पर जो आबादी है, आबादी, यहां पर 3 मेजोरिटी के लोग रहते हैं लद्दाख में। लद्दाख में 3 मेजोरिटी रहती है। मनोज सिन्हा तो जे एंड के हैं। ठीक है, 3 मेजोरिटी के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं यहां पर बौद्ध, दूसरे नंबर पर है मुस्लिम, और तीसरे नंबर पर यहां पर हिंदू हैं। ठीक है, यहां पर कौन रहते हैं? बौद्ध, बौद्ध, और फिर है मुस्लिम, बौद्ध, मुस्लिम और हिंदू। कौन है? हिंदू। देखिए साहब, इसको थोड़ा सा एक सेटलमेंट करके देखिए। हम बीडी मिश्रा जो हैं यहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं। यहां पर याद रखिएगा, यहां के जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, यहां के उपराज्यपाल श्री बीडी मिश्रा हैं। बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा यहां के उपराज्यपाल हैं। कौन है? बीडी मिश्रा यहां के उपराज्यपाल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, मनोज सिन्हा जे एंड के हैं। क्या सिचुएशन है, मैं आपको एक चीज जरा एक डायग्राम से बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैं इसको लद्दाख मान रहा हूं, मैं इस तरीके से लद्दाख अगर मैं मान के चलूं इस तरीके से, तो लद्दाख के जो ये वाला इलाका है, पूर्वी इलाका, लद्दाख के पूर्वी इलाके में बौद्ध रहते हैं। यहां पर बुद्धिस्ट लोगों का ज्यादा बोलबाला है, और इस तरफ जो है मुस्लिम्स का बोलबाला है। ठीक है, मतलब मेजोरिटी में है। यहां पर कौन रहते हैं? यहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? बुद्धिस्ट लोग। और ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, चूंकि इस तरफ तिब्बत पड़ता है, क्या पड़ता है? तिब्बत। तो यहां के बुद्धिस्ट लोगों की कल्चर पर, ठीक है, यहां के बुद्धिस्ट लोगों की कल्चर पर प्रभाव है तिब्बत का। सर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं कि जीके फ्रॉम द पॉलिटिक्स? सर देखिए, इसका मतलब आप हमारी क्लास में शुरुआत से नहीं थे। हमने फिर बताया आपको कि मैं एक कंपाइलेशन, स्टैटिक जीके क्या है तुम आज तक नहीं समझे। तुम आज तक इस चीज को समझे ही नहीं कि व्हाट इज द कोर ऑफ स्टैटिक जीके। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, हमारे यहां कहावत चलती है। सब कुछ मिला के स्टैटिक जीके है। ठीक है, ऐसी बात काहे कर रहे हो? ठीक है, यहां पर बुद्धिस्ट लोग हैं और इस तरफ हिंदू हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को लिखिए कि तिब्बत के पूर्वी भाग, सॉरी, लद्दाख के पूर्वी भाग में, लद्दाख के पूर्वी भाग में, लद्दाख का जो पूर्वी भाग है, द ईस्टर्न पार्ट, लद्दाख का जो ईस्टर्न पार्ट है और लद्दाख का जो वेस्टर्न पार्ट है, दोनों में अलग अलग लोग रहते हैं। वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें बौद्ध लोग हैं। कौन है? बौद्ध। इस बात को यहां पर लिख कर चलो, क्योंकि आगे जब तुम इनकी कल्चर पढ़ोगे तब वहां तुम्हें पता आएगा। ठीक है, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं बाबू, इस तरफ तिब्बत है। इन बौद्ध लोगों के जीवन पर तिब्बत का बड़ा प्रभाव है। लोसर, सांगकेन, गोम्पा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और जब इन सब प्रश्नों को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इन सब प्रश्नों का एक संबंध है। किसके साथ? इन सब प्रश्नों का एक संबंध तिब्बत के साथ मौजूद है। बौद्ध लोग जो हैं, यहां पर इन पर तिब्बत का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इनकी संस्कृति पर, इनकी जो संस्कृति है,
इनकी कल्चर पर तिब्बत का प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृति पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तिब्बत का प्रभाव। तिब्बत का जो प्रभाव है वो साफ दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप मैप पे भी एक बार देखोगे तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां पर जो है ये रहा चाइना का जो तिब्बत वाला इलाका है ना, क्योंकि अब ये चाइना का ही पार्ट है, तो ये वाला इलाका यहां साफ मौजूद है, ये यहां पर तिब्बत है। तो इनकी संस्कृति पर तिब्बत का असर साफ दिखाई देगा, क्योंकि तिब्बत में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट लोग हैं, तो लद्दाख के इस तरफ रहने वाले बौद्ध लोगों के जीवन पर तिब्बती संस्कृति का साफ प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। फिर कौन है? फिर है इस तरफ जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी हिस्सा है, इसमें मुस्लिम्स रहते हैं। मुस्लिम्स, यहां पर जो लोकसभा की सीट है बेटा, लोकसभा की एक ही सीट है, राज्यसभा की सीट नहीं है। लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट एक है यहां पर, है ना। जो लोकसभा में सीट यहां इनको इनके खाते में आई, यहां पर लोकसभा की एक सीट खाते में आती है, एक, और इसी में मोहम्मद हनीफा यहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सब बताऊंगा, है ना। लहासा बौद्ध धर्म का मठ है जो तिब्बत में, एक एक चीज में क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, ठीक है ना। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके तो हर जगह आ रही है भैया, ठीक है, हर जगह आनी है। मोहम्मद हनीफा यहां की सांसद हैं। यहां पर एक ही सांसद होता है और एक ही एमपी है यहां पर लोकसभा में, जिनका नाम है मोहम्मद हनीफा। हनीफा, और ये याद रखना, ये निर्दलीय हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, ये निर्दलीय सांसद चुनी गई हैं, है ना। कौन है? मोहम्मद हनीफा, निर्दलीय रूप से सांसद यहां पर चुने गए हैं। आगे देखिए बेटा, अब चूंकि आप समझ गए कि कौन सी आबादी रहती है। पहले नंबर पर बौद्ध रहते हैं, दूसरे पर मुस्लिम रहते हैं, एक ही सीट है। जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? वर्तमान में यहां पर जिलों की जो संख्या है वो 7 है। मोहम्मद हनीफा, मोहम्मद हनीफा यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जिलों की संख्या है इस समय 7। कितनी है? जिलों की संख्या 7 है। जिलों की संख्या 7, जिलों की संख्या 7 है। अब मैं आपका एक डाउट यहां दूर करना चाहूंगा। यहां पर जो जिले हैं लद्दाख में 7 जिले हैं। अब आप एक बात सोचो कि गुरुजी 7 जिले हैं, सीट एक है, सीट एक है, हां 2 + 5, सीट एक है, 7 जिले हैं, ऐसा क्यों? लद्दाख तुम्हें जितना बड़ा दिखाई देता है, लद्दाख के साथ समस्या ये कि लद्दाख की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इतनी ऑड किस्म की है कि वहां पर जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी है ही नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक ऐसी चीज जो ये बताती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होने की वजह से क्या है सिस्टम, यहां पर लोग नहीं है, तो लोग आबादी में कैसे, जब आबादी इतनी नहीं रहती है तो इसलिए एक सीट है। याद रखिएगा 7 जिले होने के बावजूद भी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? कमेंट करके बताइए। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन डेंसिटी 4.6 है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आप ले लें, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे। अगर आप इसको लेते तो इसमें कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो लद्दाख की पॉपुलेशन डेंसिटी कुल 4.6 है। कुल 4.6 पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर कुल 4.6 लोग रहते हैं। तो एक सीट से काम चल जाता है, ठीक है, एक सीट से काम चल जाएगा। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई जो चूंकि 7 हैं और जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का जो घनत्व है, द पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 4.6 है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी 4.6, डेंसिटी 4.6 है। क्लियर करके रखना, है ना, इस किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र ले लो तो कुल और कुल मात्र 4.6 लोग रहते हैं। तो इसी वजह से बेटा क्लास अब शुरू ही होने वाली है। ये 23 सितंबर की क्लास के रिगार्डिंग ही जो चीजें चल रही हैं आपके सामने, ठीक है। चलो समझे बाबू?
तो आपको समझ में आई कि लोकसभा की सीट केवल एक ही सांसद है, मोहम्मद हनीफा। ये निर्दलीय है, कोई पार्टी मोहम्मद हनीफा की नहीं है। अच्छा, मैंने बताया कि जिलों की संख्या 7 है, लेकिन जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम होने की वजह से एक ही सीट इनके खाते में आती है। अब आता है हाईकोर्ट क्या है इनका। कमेंट करके बताइए हाईकोर्ट क्या है। मैं इसको पहले पॉइंट आउट थोड़ा सा निशान लगा दूं ताकि क्लियर हो। तो लद्दाख के मैंने बताया कि कहां पे आबादी कैसे रहती है, लोकसभा की सीट कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है, ये पूछा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार उत्तर आप लोग सभी दे रहे हो, है ना। बिल्कुल शानदार उत्तर आप बढ़िया दे रहे हो, नाइस। खुशी हो रही है मुझे कि आप इस लोगों का इतना इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं। खेल सारा इंटरेस्ट का ही है, स्ट्रेटेजी के में ऐसा भी कुछ नहीं है। एक मिनट के लिए मेंटेलिटी सोच, आदमी अपनी सोच बदल ले। आदमी एक सोच ले कि छोड़ो हम स्ट्रेटेजी के क्लास नहीं, हम तो भारत को जान रहे हैं। भारत को जानोगे तो पेपर को अपने आप जान जाओगे। बस इतनी ही बात कहानी है जो मुझे तुम्हें बतानी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए साहब, हाईकोर्ट क्या है। हाईकोर्ट क्या है? हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट J&K हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कौन सा है? J&K। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेता हूं। हाईकोर्ट कौन सा है? हाईकोर्ट है J&K, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट है। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट है। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट इनका हाईकोर्ट है। ये जो लोग यहां पर रहते हैं, इनकी आबादी किस नस्ल की है? यहां पर आर्य, देखो, हैव यू सीन द मंगोलियंस? हैव यू सीन द मंगोलियंस एंड द आर्यंस? फॉर एन एग्जाम्पल, इन नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, लुक्स लाइक द आर्यंस एंड द मंगोलियंस, माथा चपटा, आंख थोड़ी सी छोटी, उन सब के यह एक प्रकार से मतलब उनके पूर्वज हैं ये, ठीक है। लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के लोग जो हैं, ये कमेंट वो सॉरी ये याद रखना स्टेटमेंट, लद्दाख के जो लोग हैं उनको लद्दाख के लोगों के जो पूर्वज थे, जो पूर्वज हैं, द एंसेस्टर्स ऑफ लद्दाख, एंसेस्टर्स ऑफ लद्दाख, वो क्या कहलाते थे? ये प्रश्न आते हैं। उन्हें मोट्टा कहते थे। क्या बोलते थे? एंसेस्टर्स ऑफ द लद्दाख, वो मोट्टा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन लोगों को मोट्टा कहते हैं। इन एंसेस्टर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें मोट्टा कहते हैं। कौन है मोट्टा? मोटा नहीं, मोट्टा कहलाते हैं। मोट्टा, ये जो मोट्टा हैं, दीज बिलोंग्स टू द आर्यंस, दीज बिलोंग्स टू द आर्यंस एंड मंगोलियंस प्लस मंगोल्स। इनके जो पूर्वज हैं वो क्या कहलाते हैं? मोट्टा कहलाते हैं। नॉट मोटा, मोट्टा। क्या कहलाते हैं? मोट्टा, ठीक है। बिल्कुल नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। भाषा कौन सी है? भाषा है लद्दाखी। कौन सी भाषा है? भाषा, इनकी भाषा लद्दाखी कहलाती है, ठीक है। इनकी जो भाषा है लद्दाखी। इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज लद्दाखी है। लद्दाखी, लद्दाखी। इसी लद्दाखी भाषा को भोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोटी भी, भोटी प्लस या बोधी भी कहते हैं। इस भाषा को दो और नाम से जाना जाता है। इस भाषा को आप भोटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोटी, याद रखिएगा। भोटी कहां की भाषा है? कमेंट करके बताइए। इस भाषा को बोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाषा को भोटी या बोधी भी कहते हैं। यह भाषा है लद्दाखी। लद्दाख के लोग लद्दाखी भाषा बोलते हैं, जिसे भोटी या बोधी भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, क्या है साहब? भोटी या बोधी भी कहते हैं, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, समझे। तो लद्दाख के लोगों के जो पूर्वज हैं वो मोट्टा कहलाते हैं। ये मोट्टा लोग आर्यंस प्लस मंगोल्स हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? एक भाषा है इनकी जो लद्दाखी है, इस भाषा को भोटी या बोधी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन सा है?
राजकीय पशु, राजकीय पशु, ऑफिशियल एनिमल, ऑफिशियल एनिमल कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ऑफिशियल एनिमल है इनका हिम तेंदुआ, है ना? सपना मौर्य आई लव यू। अरे तू तो यार क्या ही खचेड़ू आदमी है, ठीक है, क्या मतलब अजीब आदमी है, ठीक है हिम तेंदुआ। कौन सा है? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ कौन सा है? हिम तेंदुआ, ठीक है। हिम तेंदुआ नहीं, हिम तेंदुआ है। और ये जो हिम तेंदुआ है मेरे भाई, यही जो हेमिस नेशनल पार्क है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, हेमिस नेशनल पार्क में यही रहता है। हिम तेंदुआ इनका राजकीय पशु है, ठीक है। आइए, राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, मैं आपको एक चीज बता दूं, इट इज टू सुटेबल फॉर मी। ये मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं इस सारे डाटा को एक पीपीटी पे लिख लेता। मैं क्यों लिख रहा हूं यहां? आप तो यहां बातों में लगे हुए हो, लेकिन पीडीएफ मिलेगा साक्षी। लेकिन एक चीज समझो, मैं यहां इसको क्यों लिख रहा हूं? मैं नहीं लिखूंगा, तुम नहीं लिखोगे, मैं तुम्हें जानता हूं। और जब तक तुम लिखोगे नहीं, मेरी रणनीति फेल हो जाएगी। मेरी जो स्ट्रेटजी है कि भाई मैं स्टैटिक जीके को इस तरीके से कंपाइल करूंगा कि बच्चे को भगना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, कम से कम 20, 25, 30 पेज के आपके नोट्स स्टैटिक जीके के होने चाहिए। नहीं होने चाहिए क्या? क्यों सर नहीं? स्टैटिक जीके के पेज नहीं होने चाहिए आपके पास नोट्स नहीं होने चाहिए? बाबू एक बात तो बताओ, देखो बहुत छोटी सी बात है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी ने कहा कि हम अपने जो हैं वो हाथ के बने हुए नोट्स बेच रहे हैं। तुम क्यों बेच रहे हो? तुम बच्चे के क्यों नहीं बनवाए तुमने? क्योंकि बच्चे के तुम बनवाते तो वो नोट्स बच्चे के बन जाते, उससे तो तुम्हारा पैसा कमता नहीं। अब तुम बच्चे को ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं कितने अच्छे नोट्स बनाता हूं, हैं? मैं क्या नाम है, मैं अब कितने अच्छे नोट्स बनाता हूं, मेरे नोट्स तुम खरीदो। मैं तुम्हारे नोट्स क्यों खरीदूं? जब मैंने तुम्हारा कोर्स खरीदा था तो तुम मेरे नोट्स बनवाते ना, इससे मेरे याद भी होता। अब मुझे बताओ, किसी के हाथ के बने हुए नोट्स तुम पढ़ सकते हो? बताओ, मेरे बनाए हुए नोट्स पढ़ सकते हो क्या तुम? सच बताओ, किसी के बनाए हुए नोट्स पढ़ सकते हो तुम? मुझे तो नहीं लगता कोई किसी के नोट्स पढ़ सकता है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मेरे बनाए हुए नोट्स तुम पढ़ सकते हो? मेरे बनाए हुए नोट्स मुझे ही समझ में आएंगे और फिर मैं उसे बेचूं? अबे भैया तुम क्या तमाशा कर रहे हो? जब तुम्हें नोट्स ही बेचने थे तो फिर काहे तुम मतलब बच्चों को ये कहते हो कि लिखो पीपीटी? अरे तुम बच्चे के नोट्स बनवा देते, उसे याद भी रहते। पहले नहीं, पहले पीपीटी से पढ़ाएंगे, क्लास उनके पास नोट्स हैं, फिर नोट्स बेचेंगे कि ये हमारे नोट्स हैं। तुमने बेवकूफ समझा हुआ है क्या? नाश कर दिया सारी चीजों का। अरे भाई जब तुम पे नोट्स थे तो तुम बच्चे के ही बनवा देते यार, कम से कम उसे अपने बनाए हुए नोट्स तो जो है समझ में आते। हमें तो मतलब बड़ी अजीब बात लगती है कि पहले पीपीटी से पढ़ाओ, फिर नोट्स हैं मेरे पास। अभी मेरे पास अगर मान लीजिए आई हैव सम नोट्स, तो मैं इसे पढ़ाऊंगा कि बेचूंगा? ये क्या जो है समझ में, ये क्या तरीका हुआ? जस्ट मतलब रेडिकुलस बात है ये। देखिए भैया, एक है राजकीय पक्षी। देखिए राजकीय पक्षी, काली गर्दन वाला सारस, ऑफिशियल बर्ड, काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाला सारस, इनका जो है ऑफिशियल पक्षी है। अब मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? चलो आइए साहब, बात क्लियर हुई। अब आइए, यहां पर कौन सी नदी जो हैं लद्दाख में बहती हैं। लद्दाख में ठीक ठाक रिवर बहती हैं, है ना? एक बार लद्दाख की नदियां देख लीजिए। लद्दाख की नदी देखिए, लद्दाख की नदियां, लद्दाख की नदी देखिए, रिवर्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख की नदियां, लद्दाख की नदियां। यूं तो भगवान करे जब तुम्हारी नौकरी लगे तो तुम लद्दाख के टूर पर जाओ,
बट मेरे प्यारे साथियों, जब आप लद्दाख के टूर पर जाओगे तो वहां पर तुमको छोटी मोटी बहुत सारी नदियां दिखाई देने वाली हैं बॉस। लेकिन यहां पर 3 नदियों का मैं मेजरली जिक्र करूंगा, है ना। यहां पर मुख्य नदी है, यहां पर कुछ मुख्य नदी जो आपको पता होनी चाहिए लद्दाख की, जो कुछ मुख्य नदी हैं। ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, उस लेवल पे मत जाना क्या गुरुजी ज्योग्राफी में इतना बताया था, यहां इतना कम काहे बता रहे हो। ठीक है बेटा, ऑप्शन बोल विवेक, ऑप्शन बोल। इसमें मणिपुरी भी हो सकता है ना, क्योंकि श्री कृष्ण का और राधा के साथ मणिपुरी होता है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि तेरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसको ऑप्शन के हिसाब से तू सेट कर इस प्रश्न को। मुख्य नदी है सिंधु, सिंधु द इंडस, इंडस। इंडस के बारे में याद रखना, इसी के किनारे लेह शहर बसा हुआ है, इसी के किनारे लेह शहर है, इसी के किनारे कौन सा शहर है, इसी के किनारे लेह शहर है, लेह शहर, लेह सिटी जो है इसी के किनारे है, लेह सिटी। अब आगे तुम पढ़ोगे कि इसी नदी, ये नदी कितनी पवित्र है, इसके रिगार्डिंग एक त्योहार भी यहां पर बनाया जाता है जिसे सिंधु दर्शन कहते हैं। याद करो, 2 सवाल आए थे स्टैटिक जीके के कि गंगा दर्शन और सिंधु दर्शन कहां मनाए जाते हैं। ठीक है, द इंडस रिवर इसी के बनता है, एक फेस्टिवल भी बनता है यहां पर सिंधु दर्शन। अभी अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिंधु दर्शन एक बनता है। ठीक है, एक नदी श्योक है, एक नदी है श्योक। कौन सी है भाई? श्योक रिवर है। ये जो श्योक रिवर है, ये जो इसको क्या नाम है, रिवर ऑफ डेथ के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? इसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। और एक जो श्योक नदी है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिए, लद्दाख में ही पड़ती है। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है साहब, जिसका नाम है गलवान। कितने लोगों ने गलवान का नाम सुना है? ठीक है ना, बताइए गलवान कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? इसी की एक सहायक नदी है श्योक की, एक सहायक नदी है दैट इज गलवान, एक सहायक नदी पड़ती है जिसका नाम गलवान है। गलवान, ये वही गलवान है जिसको लेकर आजकल अक्सर बातें होती रहती हैं, द गलवान वैली। कलवान नहीं, गलवान। वो जो गलवान वैली का विवाद है करंट में, याद रखिएगा, भारत सरकार और चीन की सरकार के बीच में एक समझौता हो गया, जो समझौता ये कहता है कि गलवान वैली में जहां हम 2020 से पहले थे, अपनी अपनी सेनाएं वहां पर हटा लीजिए। ठीक है, आज से लूंगा भाई। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, सहायक नदी। श्योक है ना। एक नदी है जास्कर, जास्कर रिवर। कौन सी रिवर है? जास्कर नदी, जास्कर रिवर भी एक मौजूद है। एक नदी है सुरु नदी। कौन सी है? सुरु। लेकिन इन सब के बारे में याद रखिए, तुम्हें ज्योग्राफी मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है कि ये सभी सहायक नदी हैं सिंधु की। इनमें मेन नदी सिंधु है। ये सभी की जो सहायक नदी हैं, ये सभी सिंधु की भी सहायक नदी हैं। इंग्लिश में 1 मिनट में लिख रहा हूं, ये सभी सिंधु की भी सहायक नदी हैं। These are the tributaries of Indus. These are tributary of Indus. These are tributary of Indus. अब हम धीरे धीरे कर कर इनकी कल्चर पर आते हैं। देखिए पशुपालन क्या होता है। यहां पर जो नदी है, इस तरीके से आप देखोगे, यहां पर तो यहां पर आती है इंडस, यहां पर इंडस आती है, ऊपर से ये आती है, क्या नाम है आपका, श्योक नदी, इधर से जास्कर जाती है। श्योक की सहायक नदी गलवान है। ठीक है ना। तबीयत कुछ ठीक है ना। बुखार ऐसे चल रहे हैं, अभी बुखार ठीक होने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि बहुत मामला खराब है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप समझ गए ये सारी बातें। तो ये सब इसकी सहायक नदी है। खेती कौन सी होती है? खेती देखिए, लद्दाख में एग्रीकल्चर, लद्दाख में क्या क्या कृषि होती है? लद्दाख में कृषि, लद्दाख में किस किस चीज की खेती होती है? लद्दाख में किस किस चीज की खेती होती है? देखो भैया, यूं तो लद्दाख में थोड़ी थोड़ी सारी चीजें पैदा होती हैं। गेहूं भी पैदा होता है, जौ भी पैदा होता है, चावल। एक चीज सुनी होगी आपने, खुबानी। कौन सा? खुबानी सुना है? खुबानी कितने लोगों ने सुना? ये टर्म है, एक आता भी है खुबानी, एक औषधि है। कौन सी है? खुबानी।
तो देखो बाबू, बात यह है कि यहां पर गेहूं की खेती होती है, गेहूं, चावल भी ये लोग पैदा करते हैं। और देखो, अगर आपको एग्रीकल्चर पता तो मैं अभी यहां के फूड्स लिखवाने वाला हूं, मैं अभी यहां के फूड्स लिखवाऊंगा, तो फूड्स में एग्रीकल्चर का विशेष ध्यान रखना है। चावल है और गेहूं, चावल, जौ, और एक चीज यहां पैदा करते हैं ये लोग, खुबानी। खुबानी आजकल यूट्यूब पर हर दूसरी रील जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, तो उसमें खुबानी की चर्चा चलती रहती है। खुबानी यहां का प्रमुख फल है, खुबानी यहां का प्रमुख फल, खुबानी यहां का प्रमुख फल है, यहां का प्रमुख फल है खुबानी। यहां का प्रमुख फल कौन सा है? द मेन फ्रूट इज खुबानी। मेन फ्रूट जो है दैट इज खुबानी। अच्छा, चावल के बारे, जौ के बारे में देखिए, जौ दैट इज बार्ले। बार्ले, इसके बारे में समझिए कि लद्दाख के लोग बार्ले को गोल्डन क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन क्राउन, सोने का मुकुट। इसे ये लोग सोने का मुकुट कहते हैं, इसे सोने का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने का मुकुट। ये लोग इसको गोल्डन क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्राउन। धीरे धीरे मैं कल्चर पर मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी खेती लद्दाख में, लद्दाख का केवल याद रखिएगा, लद्दाख का केवल 30% भाग ही है जिस पर खेती पॉसिबल है, ठीक है। आज या कल से शुरू हो जाएंगे बेटा। मणिपुरी ही होगा फिर इसका। देखिए, राम, सीता और श्री कृष्ण, राधा, इसके लिए मणिपुरी जो है माना जाता है, ठीक है। जब तुम पढ़ोगे तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब चलते रहिए धीरे धीरे। लद्दाख की केवल 30% भाग पर ही खेती हो सकती है। लद्दाख पर केवल 30% भाग पर क्या हो सकती है? 30% भाग पर ही खेती होती है। भाग पर ही क्या होती है? खेती होती है। अब देखिए, पशुपालन देखिए, यहां का जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन कैसा है? एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या पालते हैं ये लोग? ये याक पालते हैं। क्या पालते हैं? याक। याक पालते हैं। क्या पालते हैं? याक। देखो, इनके यहां एक ऊंट मिलता है। ऊंट होता है देखो मैं बता दूं, असम का सत्रिया और ये मणिपुरी जो हैं, ये राधा कृष्ण की भक्ति को समर्पित हैं। किसको हैं? राधा कृष्ण की भक्ति को समर्पित हैं, ठीक है। किसको है? राधा कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। सत्य नृत्य का जो संबंध है, सत्य नृत्य का संबंध भी इन दोनों ही लोगों से है, ठीक है, समझे। देखिए, याक देखिए कौन सा है साहब? याक। ये जो याक होता है, अरे एक होता है 2 कूबड़ वाला, 2 कूबड़ वाला ऊंट, डबल हम्प्ड कैमल। क्या होता है? डबल हम्प्ड कैमल। डबल हम्प्ड कैमल कौन सा है? डबल हम्प्ड कैमल। हाँ, सत्रिया इसलिए क्योंकि मणिपुरी में राधा और कृष्ण हो जाते हैं। राधा और कृष्ण का रूप, क्योंकि ये वैष्णव संत थे जिन्होंने शुरू किया था आखिर माह के, तो उसमें वो सत्रिय चला जाता है। सत्रिय सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। सत्रिया सबसे लेटेस्ट है क्योंकि सत्य श्री भगवान, क्योंकि राम और कृष्ण जो हैं, जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में, तो राम जी के अवतार कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी है ना, ये एक दूसरे के अवतार माने जाते हैं, लेकिन इसीलिए शायद राम उसमें हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मणिपुरी इज टोटली डेडिकेटेड टू राधा एंड कृष्णा, है ना, उनके बीच की जो स्टोरी है, तो फिर बाकी कोई नृत्य बचता नहीं है, तो सत्रिया ही जो है वो सही ऑप्शन इसका निकल के आता है, ठीक है भैया, मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो 2 कुबड़ वाला डबल हम्प्ड जो कैमल है, उसको भी ये लोग जो पालते हैं। एक ये लोग पालते हैं जिसका नाम है जोमो। किसको पालते हैं? जोमो को पालते हैं। कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं डबल हम्प्ड कैमल, जोमो, याक, इन सब के बारे में बात करूंगा। क्या है याक? एक घरेलू मवेशी है, ठीक है, जो घरेलू मवेशी और याक का हाइब्रिड बनता है। घरेलू जो मवेशी हैं, ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल प्लस याक के मिलने से बनता है ये, प्लस
याक के मिलने से बनता है जोमो। ये जोमो बड़ा फेमस है, कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। नई बात क्लियर हुई साहब यहां तक? दैट इज जोमो। भाई सुनिए, नोट्स बनाए हैं आप सबने? कमेंट करके बताओ, नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाते रहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कि लद्दाख के उत्सव क्या हैं, लद्दाख की घाटियां क्या हैं। लद्दाख के जब कल फेस्टिवल पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको समझनी है, ठीक है। धीरे धीरे करके करो, और क्योंकि बात यह है बाबू, क्योंकि आप अलग अलग फेस्टिवल पढ़ोगे तुम्हें याद रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, दैट इज द ओनली वे टू मेंटेन द स्टैटिक जीके, यही एक तरीका है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को हेमिस, बहुत सारे फेस्टिवल है बेटा, बहुत सारे फेस्टिवल, एक एक फेस्टिवल पढ़ाऊंगा, उस फेस्टिवल की क्या खास बात है वो भी बताऊंगा, उस फेस्टिवल पे क्या होता है ये भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि भैया कौन से खाने, खाने से सवाल आता है, पोशाक से सवाल आता है, मंदिर से सवाल आता है, मठ से सवाल आता है, इनसे सवाल आते हैं। मैं एक एक करके चीज़ें आपको बताऊंगा। अम्मिया सरकार, सपना मौर्य, लव यू टू। भाई बहुत ही शानदार लौंडा है, इसके लिए तो ताली बजाओ तुम सभी लोग एक बार, बहुत ही शानदार लड़का है, ठीक है। समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे साथियों, एक बैच आपकी शुरुआत हो चुकी है, यू कैन ज्वाइन, और जाओ उसको जुड़ो। चीज़ें आप समझ रहे हो, सबके प्लान तरीके से एक बात समझ में आ गई है। मेरी बात मैं जब पता रहा था तो मुझे बड़ा एक अजीब लगा, कह रहा था कि सर ये तो समय खराब। देखो भैया, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं, तुम्हें यही तरीका है। मैंने एक दिन क्लास में मैं एप्लीकेशन बता भी रहा था कि भैया स्ट्रैटेजी के वैसी पढ़ाऊंगा, ना जाने कैसी, है ना? बोलो, समझे? मगर ऐसी स्टैटिक जी के पढ़ाने वाला हूं, ना जाने कैसी पढ़ाने वाला हूं। ना जाने कैसी मतलब कोई नहीं पढ़ा पाएगा। हम वो नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ाएं पीपीटी से, नोट्स बेच के दिखाएं तुम्हें कि हमारे नोट्स खरीदने आओ, ये देखो हमारे नोट्स। अबे भैया, जब तेरे नोट्स थे तूने बच्चे क्यों नहीं बनवाए? क्यों धोखा कर रहे हो? ठीक है, चलो बाबू, अब तुम ये जो तुम खेल रहे हो क्लास में, दिल फेंक रहे हो, तो ये दिल फेंकते रहो तुम अब, ठीक है। मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है। बट पहले मैं आपसे आते ही प्रश्न पूछूंगा, सभी लोग इसका रिवीजन जरूर करके आना, ठीक है बाबू। कल मिलता हूं मैं, धन्यवाद और विदा लेता हूं आपसे।